चलिए भाई साहब आ जाइए, फटाफट 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 आ जाइए, और टाइम पास और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। दोस्तों भाइयों को बुला लेंगे। चलिए सो भाई साहब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आगे का लेक्चर, आगे का पार्ट। आज हमारा टारगेट था, कल हमारा जो बचा हुआ अदर सोर्सेज वाला पार्ट था, ठीक है ना। एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, जब तक तुम लाइक वाइक देख लो। इच्छा होंगी तो कर देना भाई के लिए, नहीं होंगी तो मत करना, कर दोगे तो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब। खैर सो कल हम लोगों का आखिरी में चैप्टर खत्म होता था, लेकिन हम लोगों ने चैप्टर ना खत्म करते हुए हमने बोले थे कि आज के लेक्चर में हम लेंगे रीजन बिंग की गिफ्ट वाला जो पार्ट है अदर सोर्सेज के अंदर वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग बोले थे कि आज हम ले लेंगे इसको, ठीक है ना। तो गिफ्ट का आज हमारा मेन फोकस है गिफ्ट का। आज के पूरे लेक्चर में हम अदर सोर्सेज कंप्लीट करने की बात करेंगे, और साथ ही साथ जो गिफ्ट वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारा तो हम लोग ऑलरेडी क्या हो चुका था, लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, सो दैट फिर हमारा अदर सोर्सेज भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो भाई साहब अगर मैं बात कर रहा हूँ 56 to 7 की या 56 to 7A की, तो ये पहले दो सेक्शन हुआ करते थे जो अलग अलग लगा करते थे। यानी अगर 56 to 7 की बात करूँ तो 56 to 7 जो होता था वो लगता था इंडिविजुअल और एचयूएफ को, मतलब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनको गिफ्ट मिल रहे तो 52 to 7 लगता था, 56 to 7, ठीक है ना। फर्म या प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे 56 to 7A लगता था, ठीक है ना। लेकिन अगर अब मैं बात करूं आप लोगों से, तो भाई साहब अब ये दोनों सेक्शन के बदले में एक सिंगल सेक्शन, अब एज इन अभी अमेंडमेंट नहीं आया है, 2017 में अमेंडमेंट आ चुका था, ठीक है ना। तो 56 to 10 जो सेक्शन है वो क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है। यानी बेसिकली 1 अप्रैल 2017 के बाद से जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो कौन से सेक्शन में कवर होते हैं, 56 to 10 में। एंड 52 to 10 बोलता है गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। दिस सेक्शन इज व्हाट फॉर व्हाट, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब सर किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, सर यहाँ पे हम बात करते हैं जो पर्सन रिसिपिएंट है गिफ्ट का, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है ना, रिसीवर ऑफ जो गिफ्ट है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो जिसने गिफ्ट दिया वो तो गिफ्ट दे रहा है, तो तुम बोलोगे सर उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा कि एक तो बेचारे ने गिफ्ट दिया उसके साथ साथ तुम उससे टैक्स भी मांग रहे है ना। यानी बच्चे को कपड़े भी उतार लो उसके, तुम लोग हद हो गए, यानी बच्चे को कपड़े भी उतार लोगे उसके। अबे एक तो गिफ्ट दे दिया उसने, गिफ्ट देने का तुम उससे टैक्स मांग रहे हो, पगला गए हो क्या। तो बेसिकली वो तो सेक्शन 47 ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है नहीं है, क्योंकि गिफ्ट दिया 47 के अंदर कवर होता है गिफ्ट जो कि ट्रांसफर नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं लगता है। लेकिन जो बंदा रिसीव करता है ना गिफ्ट, उसके हाथ में क्या लगता है, कैपिटल, उसके हाथ में टैक्स लगता है। और रिसीवर जो होता है वो रिसीवर को अदर सोर्सेस में जो भी गिफ्ट उसकी इनकम होती है वो उसके अंदर अदर सोर्सेस में उसको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अब दैट रिसीवर में बी इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, प्राइवेट कंपनी, एनी पर्सन, वाइडन स्कोप हो गया एनी पर्सन, कोई भी सारे पर्सन इसके अंदर क्या होते हैं, कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही कवर होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे पर्सन इसके अंदर क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो क्या बोलता है, गिफ्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी, पॉइंट नंबर 1, और प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पहले तो क्या बोलता है, तुमको कोई भी गिफ्ट दे रहा है पैसे में, मॉनिटरी टर्म्स में, मैंने तुम्हारे को 1 लाख रुपए दे दिया, तो तुम्हारे हाथ में एज अ मनी बोल के, एज अ गिफ्ट ऑफ मनी बोल के क्या होगा, 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब तुमको काइंड में गिफ्ट नहीं मिला, तुमको काय में गिफ्ट मिला, मनी फॉर्म में क्या मिला, गिफ्ट मिला, तो तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए एज अ मनी बोल के क्या हो जाएगा, सम ऑफ मनी रिसीव्ड बोल के क्या हो जाएगा, गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर यानी अगर किसी को मॉनिटरी फॉर्म में भी गिफ्ट मिल रहा है, पैसे के फॉर्म में, तो वो भी टैक्सेबल है, हाँ उसके हाथ में वो भी टैक्सेबल है। दूसरा हो सकता है तुमको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जा रही हो, एंड दैट प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और दैट प्रॉपर्टी में भी इमूवेबल। मैंने तुमको अपनी कार गिफ्ट कर दी तो दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने ये एप्पल की वॉच तुमको गिफ्ट कर दी, मूवेबल प्रॉपर्टी। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो तुम्हारे हाथ में ये भी टैक्सेबल होंगी क्या, हाँ होंगी। इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी जो भी वैल्यू है वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होंगी, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये तुमको मैंने घर गिफ्ट कर दिया, करूंगा नहीं कभी लेकिन कर दिया, मान लो ना, मानने में क्या जाता है, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन योर हैंड्स। तो अब यहां पे क्या करा मैंने, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी तुमको फुल विदाउट टेकिंग एक भी रुपए तुमसे, मैंने पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको वो प्रॉपर्टी क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है। तो ये एक बात होगी, फ्री में दे दिया पूरी प्रॉपर्टी, गिफ्ट कर दिया, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। लेकिन एक बात इसमें और आती है, और वो आती है कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको गिफ्ट नहीं करा है,
बेचा है, लेकिन वो जो बेचा है आपको वो मैंने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में बेच दिया है। अब तुम बोलोगे सर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? सर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, जितनी उस चीज की पर्टिकुलर चीज की वैल्यू है उतनी वैल्यू से कम रेट पे मैंने तुमको वो चीज क्या कर दी है, दे दी है। मैं बोलता हूं ये एप्पल वॉच 50,000 की है मेरी, ठीक है ना, और तुम मेरे पास आए और ये 50,000 की एप्पल वॉच मैंने खोला और तुमको बोला जा तू मेरा स्टूडेंट है, एक काम कर, ये ले 20,000 रुपए में दिया तेरे को, अभी लिया, बस कल ही लेके आया, समझ लो। नहीं कि नहीं एप्पल वॉच है, 50,000 की एप्पल वॉच मैं तुमको 20,000 रुपए में क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। तुम तो बोलोगे सर ने हमको वॉच बेची, फ्री में नहीं दी। तुम तो मानोगे नहीं ना मेरी बात कि सर ने फ्री में दी है, तुम कैसे मानोगे? तुम्हारे तो ईगो हट हो जाएंगी, तुम कैसे मानोगे? तो हमने तो पैसे लिए सर ने। बट इनकम टैक्स ये बात को मानता है और बोलता है नहीं जी नहीं, सूरज सर ने 50,000 की चीज तुमको 20,000 में दे दी। चीज थी 50,000 की, दी 20,000 में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो कंसीडरेशन था वो एडिक्वेट था क्या, प्रॉपर था क्या? नहीं था, इनएडिक्वेट था। दैट मीन्स एक प्रकार से देखा जाए तो वो 30,000 रुपए तो गिफ्ट ही है ना एक बार का, और क्या है? वो जो 30,000 रुपए है वो एक गिफ्ट ही है ना आपके लिए, और क्या है वो 30,000 रुपए? सर गिफ्ट ही है वो। अरे बात समझ में, वो क्या है? गिफ्ट ही है। सर गिफ्ट कैसे हुआ? अरे बाबा 50,000 की चीज 20 में दिया, तो पूरे 50 गिफ्ट नहीं दिया लेकिन 30 का तो गिफ्ट दिया ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। मतलब जो प्रॉपर्टी जितने की, मैं थोड़ा ज्यादा डिप में जाऊंगा गिफ्ट वाले में क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टी जितने की है उससे कम रेट पे अगर हम उसको देते हैं तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है उसका, जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है एक्चुअल वैल्यू और जितने में दिया, जैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 थी और दिया आपको 20,000 में था, तो डिफरेंस कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 आपके हाथ में क्या हो जाएगा? गिफ्ट बोल के अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड जब प्रॉपर्टी बोलता है ना, तो प्रॉपर्टी मींस वेदर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों वर्ड यहाँ पे क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। तो गिफ्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी और अ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ऑन और आफ्टर 1st of April 2017 to be subject to tax in the hands of any person as IOS subject to the following। ये कुछ कंडीशंस है उसकी। पहली कंडीशन क्या आती है देखना टेबल फॉर्म में, नेचर ऑफ एसेट मनी, पर्टिकुलर्स विदाउट कंसिडरेशन, टैक्सेबिलिटी वैल्यू क्या है, मतलब क्या बोल रहा है आपको, पहले तो आपको बता रहा है कौन से टाइप का एसेट है, मनी है, मूवेबल है, इमूवेबल है। पर्टिकुलर्स मतलब आपको बता रहा है कि फ्री में दिया है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया है। टैक्सेबल कितना होगा? सबसे पहले बात करता है नेचर ऑफ एसेट में मनी की। मनी की बात क्या करता है? बोले अगर आपको मनी मिल रही है, पैसा मिल रहा है गिफ्ट में, और वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है। सर पैसा तो विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है पैसे में, ठीक है ना। पैसा तो आपको 10,000 देगा या 50,000 देगा, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, तो पैसा आपको मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री, आपको कुछ भी पैसा उसके बदले कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है। सर यानी पैसे के बदले क्या नहीं देंगे? अबे कोई सर्विस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ऐसे ही तुम्हारे को पैसे दे रहा कोई। वो नहीं आते कि हमारे रिश्तेदार आते कई बार, वो 50 रुपये 500 रुपये, तो रिवाज बड़ा हो गया, 500 रुपये देते आजकल के रिश्तेदार, तो कुछ कुछ रहते 50 रुपये 100 रुपये देते आज भी, ठीक है ना, सबका अपना अपना है भाई, क्लियर। तो बेसिकली गिफ्ट हो गया। तो कोई भी बंदे ने किसी को भी अगर गिफ्ट दिया, दी होल और एग्रीगेट, अच्छा फैमिली रिलेटिव बाद में देखेंगे चैप्टर में, थोड़ा सबूरी रख लो। दी होल ऑफ एग्रीगेट अमाउंट क्या बोलता है? वो बोलता है होल ऑफ एग्रीगेट अमाउंट। अब एग्रीगेट अमाउंट का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट अमाउंट का मतलब हो गया साल भर में जितने भी तुम्हारे को ऐसे गिफ्ट मिले हैं मनी फॉर्म में, चाहे एक बंदे से मिले हो चाहे 100 बंदों से मिले हो, पूरे साल का सारे बंदों का मिला के, एक बंदे का नहीं, पूरे साल में एक बंदे का नहीं, सारे बंदों के मनी गिफ्ट मिला के अगर 50,000 के ऊपर जाता है, अगर 50,000 के ऊपर जाता है भाई, तो वो टैक्सेबल होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, भाई साहब आपको जो भी एग्रीगेट अमाउंट है, जो भी आपको एग्रीगेट अमाउंट गिफ्ट मिलता है साल भर में, अगर वो 50,000 तक जाता है, कितने हजार तक जाता है? 50,000 तक जाता है, तो आपके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। सपोज मेरे 4-5 पहचान वाले दोस्त भाई है, नाते रिश्तेदार जो भी है, ठीक है ना, उन चारों से मेरे को 25,000 गिफ्ट मिले, टोटल कितना मिल गया? 1 लाख। तो क्या वो जो 1 लाख है वो अब इंडिविजुअली देखोगे तो सबके 50-50 से कम है, लेकिन इंडिविजुअली देखना है क्या? नहीं।
अगर मैं राम श्याम का अलग अलग देखूंगा तो 25 है, श्याम का 25 है, रामू का 25 है, श्यामू का 25 है। राम श्याम रामू श्यामू 4 लोग हैं, ठीक है ना, सबके 25-25 है। इंडिविजुअली देखूंगा तो 50 से नीचे है। तुम बोलोगे टैक्स नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा तुम भैया गधे वाली बात कर दी तुमने, कैसे नहीं लगेगा? उसने वर्ड क्या बोला है? एग्रीगेट अमाउंट। एग्रीगेट अमाउंट का मतलब क्या? राम श्याम रामू श्यामू इन चारों का मिला के, राम श्याम रामू श्यामू इन चारों का मिला के जो भी अमाउंट होता है, ठीक है ना, वो सब मिला के आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो 25-25-25 कितने हो गए? 1 लाख। तो क्या 1,50,000 से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो कितना टैक्सेबल होगा सर? पूरा का पूरा 1 लाख। सर नहीं सर, 50,000 के ऊपर वाला पगला गया हो क्या? 50,000 100 रुपए भी रहा तो पूरा 50,000 100 रुपए टैक्सेबल होगा। डॉट 50,000 रहा तो 1 भी रुपए नहीं होगा। तो लेना ही नहीं ना। अगर किसी ने 100 रुपए ऊपर से दिया तो कान के नीचे मारना, भाग यहाँ से, नीचे तेरा गिफ्ट कोई रख। हमारा 50,000 तक मिल गया गिफ्ट, हम खुश है इसमें। क्लियर? अरे यस और नो? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्लियर? ओके, समझा? तो मनी गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है 50,000 तक तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, उसमें 1 भी रुपए का क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। 50 या 50 से कम, डॉट 50 भी रहा तो नहीं लगेगा। उसके ऊपर रहा तो पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर लगेगा। 51 है तो पूरे 51 के ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं कि 1,000 के ऊपर लगाओगे, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ऊपर से एग्रीगेट अमाउंट बोला है, तो बार बार ये एग्रीगेट अमाउंट का मैं मतलब समझा रहा हूँ कि साल भर में मिला के जितने बंदों से मिला है सब कुछ मिला के, ठीक है ना। अभी रोज तुलसी पूजा चलेंगी, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है ना, रोज ही चलेंगी। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, पूरा का पूरा मिला के क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्लियर? मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है आपको गिफ्ट में। ऐसे कौन लोग हैं, मेरे जैसे लोग होंगे, गिफ्ट दे दिया तुम्हारे को, घड़ी उतार के दे दिया, कभी नई वाली ला के दे दिया, बस खुश, ठीक है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है भाई। दी एग्रीगेट फेयर मार्केट। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैं जब भी बात करूं मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ऑलवेज रिमेंबर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू ही देखनी पड़ती है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं? उस केस में हम देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है? यू आर रिसीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फोकट में आपको कोई भी बंदा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? दे रहा है। तो उस केस में उसका जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, वर्ड अगेन आ गया एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ दैट प्रॉपर्टीज इफ एक्सीड 50,000। मतलब अगेन राम ने आपको 25,000 की फेयर मार्केट वैल्यू वाली गिफ्ट दे दी, श्याम ने आपको 25,000 वाली फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट दे दी, रामू ने आपको फिर से 25,000 की गिफ्ट दे दी। राम और रामू अलग है, श्याम और श्यामू अलग है। हाँ, रामू ने आपको 25,000 की गिफ्ट अलग दे दी, श्यामू ने आपको 25,000 की और गिफ्ट दे दी। मूवेबल प्रॉपर्टीज, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 थी। चारों का मिला के देखा जाए तो 1 लाख रुपए होता है, अलग अलग देखा जाए तो 25-25 हो जाए। तो हमको चारों का मिला के कंसिडर करना पड़ेगा पूरे साल का, कि एक ही का करना पड़ेगा? सर चारों का पूरे साल का है ना। ऐसे को ऐसा भी हो सकता है, रामू ने अभी 1 महीने में 5,000 दिया, फिर 2-3 महीने बाद फिर 5,000 दिया, फिर 5, ऐसे पूरे करके साल में 25,000 दिया उसने। श्याम ने भी ऐसे ही करा, किसी ने एक साथ दे दिया, रामू ने, श्यामू ने थोड़े या एक साथ दे दिया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमको ये देखना है कि जितने भी हमारे को गिफ्ट मिले हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में सॉरी, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, कैश गिफ्ट्स को अलग रखना है, उनकी टोटल करनी है। मूवेबल प्रॉपर्टीज की जो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी टोटल अलग करनी है। तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है। कैश गिफ्ट अगर आपको 50 के ऊपर मिले हैं तो वो 50 के ऊपर मिले तो पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ये मूवेबल वाले आपको मिले हैं 50 के ऊपर तो ये पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ऐसा मत कर देना कैश और मूवेबल प्रॉपर्टीज को मिला के कंपेयर करें, नहीं, अलग अलग, उतने ही गवर्नमेंट देती है आपको। मूवेबल प्रॉपर्टी अलग से कंसिडर करो, ये अलग से कंसिडर करो। क्लियर? अरे यस और नो बोलते क्यों नहीं? हाँ नहीं सर, बोल ही तो रहे हम कब से। क्लियर? अरे यस और नो बोलो। हाँ चलो। तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000, तो उसके केस में आपके हाथ में क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। क्लियर? अब मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन
इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब सर मतलब चीज है 50,000 की, सॉरी एक एसेट है, यानी यहां पे भी आपको एग्रीगेट वर्ड है, देख लो एक बार, डिफरेंस बिटवीन दी एग्रीगेट, अगेन एग्रीगेट वर्ड है, फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन। अब मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, आपको ना ये 4 बंदों ने कुछ गिफ्ट दिए हुए हैं, राम, श्याम, रामू, श्याम, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वॉच, रामू ने वॉच दिया हमारे को एक 40,000 की है, कितने में दिया है, एक्चुअल कंसिडरेशन, एसी मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन 15,000 में दिया है, डिफरेंस कितना है, 40 में से 15 गए, कितने बचे 25। श्याम ने दिया है 50,000 और ये 25,000, 20,000 में दिया है, कितना है 30,000। इसने दिया है 1 लाख की चीज़ 90,000 में, कितना हो गया 10,000। श्यामू ने दिया है 2 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू चीज़, 2 लाख, $5,000 में। अबे 2 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू तुमको दिया उसने 2,05,000 में, तो कम में नहीं दिया, ज़्यादा में दिया, तो कुछ भी नहीं लेंगे डिफरेंस। सर क्यों? अरे बाबा फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअल सॉरी कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो कोई उसने एहसान नहीं किया, उल्टा ज़्यादा पैसे लिए तुमसे, तो उसका कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जब जहाँ पे आपका एक्चुअल कंसिडरेशन, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये डिफरेंस निकालना है, एक्चुअल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्चुअल कंसिडरेशन 2,05,000 है, आप 2 लाख, या इसको आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये नहीं करोगे, कॉमन सेंस भी लगाओगे, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो लोगे क्या, नहीं लोगे। तो कितना हो गया 10,000, 40,000। अब इंडिविजुअली देखोगे आप, तो इंडिविजुअली डिफरेंस जो है वो कम है 50,000 से, लेकिन हमको 50,000 का जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअली नहीं देखना है, वो हमको क्या करना है, टोटलिटी में देखना है। वो हमको क्या देखना है, टोटलिटी में देखना है। इंडिविजुअली देखना है क्या, नहीं, इंडिविजुअली नहीं देखना है, टोटलिटी में देखना है। तो फिर 10, 30, 40, 40 और 20, 60, 60 और 5, 65, तो 65,000 इज ग्रेटर देन ये डिफरेंस जो है, एग्रीगेट डिफरेंस is greater than 50,000, तो टैक्सेबल कितना होगा इनकम, टैक्सेबल कितना होगा, ठीक है। टैक्सेबल पूरा का पूरा, अरे एक सेकंड भैया, ये क्या हो गया, हाँ, टैक्सेबल पूरा का पूरा 65,000 ही होगा। टैक्सेबल कितना होगा, पूरा का पूरा 65,000 होगा। क्लियर? अरे यस और नो बोलो, क्लियर? तो अगर ऐसा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया जा रहा है, और जो डिफरेंसेस है वो एग्रीगेट डिफरेंसेस, अलग अलग नहीं देखना है आपको प्रॉपर्टीज के, एग्रीगेट डिफरेंसेस अगर 50,000 के ऊपर है, ठीक है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। एग्रीगेट डिफरेंसेस अगर 50,000 के ऊपर है, तो वो उस केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर? क्लियर?
तो मूवेबल प्रॉपर्टीज में आपको अगेन एग्रीगेट वर्ड याद रखना है, मनी में भी आपको क्या रखना है, एग्रीगेट वर्ड याद रखना है, चाहे वो इनएडिक्वेट हो या विदाउट कंसिडरेशन हो मूवेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एग्रीगेट आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला पार्ट है। डिफरेंस अमाउंट मतलब क्या, जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब क्या, मतलब जितनी एक्चुअल वैल्यू थी उस, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 थी, आपको वो 20,000 में दिया है, तो इनएडिक्वेट कितना हो गया, 30,000। तो वो 30,000 के आपको क्या देखना है, डिफरेंसेस देखना है, उसकी टोटल करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है या इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। बट अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखना ही नहीं है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या देखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पे एक वर्ड है, यहां पे ये जो 50,000 की लिमिट रहेंगी ये सेपरेटली फॉर ईच प्रॉपर्टी है, यहां पे एग्रीगेट नहीं लगाना है। इफ यू आर मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, मूवेबल की, तो मूवेबल में आपको एग्रीगेट देखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही एग्जांपल को कॉपी करूं नीचे, इफ मैं यही एग्जांपल को नीचे कॉपी करूं, तो ये मेरा एग्जांपल पता क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखना। एक तो एग्रीगेट वर्ड जो है, इसको ऐसा मैं कांटा लगा के रखता हूँ, कांटा लगा माँ, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीगेट नहीं देखना है। यहाँ पे आपको एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन, ये आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये डिफरेंस अमाउंट है। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आपको ये एग्रीगेट देखना है क्या, नहीं। टोटल करना है क्या, नहीं। इस तरीके से आपको ना टोटल देखना है ना एग्रीगेट देखना है, इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी को सेपरेटली देखना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि स्टैम्प ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी रामू से मिली है, राम से मिली है, हर प्रॉपर्टी वाइज देखना है वो भी। अच्छा, राम ने भी अगर 4 प्रॉपर्टी आपको दिया ना, तो राम की चारों प्रॉपर्टी अलग अलग देखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम प्रॉपर्टी 1, राम प्रॉपर्टी 2, तो अगेन अलग अलग देखना है। तो अब प्रॉपर्टी 1 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000, आपको दिया उसने 15,000 में, डिफरेंस कितना हुआ 25,000। सो हम यहाँ पे देखेंगे 25 इज लेस देन 50, नील टैक्सेबल, नील। अगेन 30 इज लेस देन 50, अगेन नील। अच्छा, ये तो श्याम से मिली, राम ने भी दूसरी प्रॉपर्टी भी दिया, तो राम की 2 प्रॉपर्टी मिला के देखेंगे क्या, नहीं। ईच प्रॉपर्टी आपको सेपरेटली देखनी है। अब इसलिए मैंने साथ में ये कंसेप्ट वही चालू कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो 10,000 इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला ही बता रहा मैं, पहले फ्री वाले में 0 से मैं कंपेयर करेंगे 50, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये कब टैक्सेबल होगा, जब 50,000 के ऊपर एक प्रॉपर्टी का आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट। तो ईच प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे जो मूवेबल और मनी वाले केस में वहाँ पे एग्रीगेट वर्ड एक आ जाता है। लेकिन अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, एक फंडा आ जाता है, और वो आ जाता है कौन सा वाला, सॉरी, एक फंडा आ जाता है कौन सा वाला, ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली वाला। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, जो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मेरा चेंज कर देंगी, और वो ये ध्यान से देखना, यानी ये एग्जाम्पल थोड़ा सा विदाउट अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये विदाउट अमेंडमेंट एग्जाम्पल हो गया। अमेंडमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। ये थोड़ा सा सुन लेना एक बार क्या बोलता है। ये ना ऊपर वाला तो आपको बिना पढ़े समझ में आ गया होगा कि अगर 50,000 के ऊपर अगर ईच प्रॉपर्टी का देखेंगे, देन अगर मैंने आपको 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक है ना, उसका कंसिडरेशन कितना है, 5 लाख रुपए है, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 6 लाख रुपए, तो मेरे हाथ में कितना टैक्स, आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, 1 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा है। सॉरी, माई मिस्टेक, सॉरी, मैंने आपको 6 लाख की प्रॉपर्टी फ्री में दे दी, आई एम सॉरी,
आई एम रियली सॉरी, हाँ मैं कुछ मुंह से निकल गया भाई। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? 6 लाख की प्रॉपर्टी मैंने आपको फ्री में दे दी, 1 भी रुपए नहीं लिए, तो आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? पूरा 6 लाख। 50,000 की प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरी फ्री में दे दी, आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो भी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में अगर आता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। और सतर्कता क्या है? वो बोलता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस का आएगा, डिफरेंस वर्ड, जब भी डिफरेंस वर्ड आता है तो डिफरेंस मतलब क्या? डिफरेंस वर्ड मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, ठीक है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस अमाउंट, इफ दैट डिफरेंस अमाउंट एक्सीड्स, यानी वो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है ना, वो एक्सीड करता है हायर ऑफ दिस फॉलोइंग, तो उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये ने देखो एक एग्जांपल बताता हूं सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक प्रॉपर्टी की 2 लाख रुपए, ठीक है? कितनी है? 2 लाख रुपए। एक्चुअल कंसिडरेशन है 1,20,000, कितना है? 1,20,000, ठीक है ना? अब डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पे, ये थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान से देख लेना, कितना हो गया? 60,000, सॉरी 80,000। डिफरेंस कितना हो गया? 80,000। अब तुम क्या बोलोगे? 80,000 इज ग्रेटर देन 50,000 एंड 80,000 टैक्सेबल? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे? अब तुम करोगे, अब तुम क्या करोगे? देख पता है, 50,000 और देखो ऊपर दिया 50,000 और 10% ऑफ 1,20,000, दैट इज एक्चुअल कंसिडरेशन। कितना हो गया? 50,000 और 12,000, विच एवर इज हायर, तो हायर आ गया 50,000। तो आपकी अब लिमिट कितनी हो गई? 50। अब आपकी लिमिट कितनी हुई? 50। अब आप क्या करोगे? लिमिट और डिफरेंस, लिमिट और डिफरेंस, ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? लिमिट और डिफरेंस इनको कंपेयर करोगे, तो द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है ना? इफ, ये तभी करना बोलता है जब सच डिफरेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स, यानी वो जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस ये जो लिमिट दी हुई है कि लिमिट से ज्यादा है, अगर वो जो डिफरेंस है वो ये लिमिट से ज्यादा है, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? आपका डिफरेंस आ गया 80,000। लिमिट कितनी है आपकी? 50,000। कैसे लाया मैंने? यहां से लाया। टैक्सेबल कितना होगा? 80,000। सर हमको तो पहले से मालूम था 80 होगा, आपने क्यों इतनी मगजमारी करे? बेटा कुछ यहाँ पे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे लिमिट कुछ और आ जाएंगी, ठीक है ना? उल्टा भी हो सकता है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार और, मेरे को मालूम है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे भाई उल्टा भी कुछ कांड पीट सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं ये एग्जाम्पल में ना कुछ और कर दूँ तो फिर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि हमेशा ऐसे निकाल के देखेंगे। पहले मैंने क्या करा? डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस आ गया 80,000, बट डिफरेंस अभी मेरा डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला, डिफरेंस को मेरे को कंपेयर करना है लिमिट से। अब लिमिट को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो फंडा दिया है वो देखना पड़ेगा। लिमिट कैसे निकालूंगा मैं? हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो 10% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000, विच एवर इज हायर। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट आता है, अगर उस अमाउंट से, जैसे यहां पे आपने देखे लिमिट थी मेरी 50 और डिफरेंस था 80, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? क्योंकि जो मेरी लिमिट आई है वो लिमिट कितनी आई है? 50। तो अब मेरी जो लिमिट है उससे, ध्यान से सुनना, वो जो लिमिट है उससे ज्यादा मेरा क्या है? डिफरेंस है, इसीलिए वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? क्लियर? तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा 10% वाला फंडा लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? यानी इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्या? नहीं, ये विदाउट अमेंडमेंट है, तो ये अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बोल देते हैं कि आप एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के केस में आप एक्चुअल कंसिडरेशन भी को भी 10% क्या करो? थोड़ा सा कंसिडर करो। तो यहाँ पे देखो एक बार और पढ़ा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन।
तो डिफरेंस बिटवीन मैं जानबूझ के 2-3 बार पढ़ा रहा हूँ भाई, डाउट बहुत आते हैं इसके अंदर। डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, ये देखो मैंने निकाला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 लाख, कंसिडरेशन 1,20,000, डिफरेंस कितना आ गया 80,000, ये मानते हो बराबर। टैक्सेबल इतना होना चाहिए, सब हो रहा है। कब? इफ बोल दिया उसने, इफ सच डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? ये 80,000 एक्सीड्स, अगर ये डिफरेंस एक्सीड कर जाता है, यानी अगर ये डिफरेंस जो है 80,000 वाला, ये जो दो लिमिट है इनमें जो भी हाइयर अमाउंट आएगा उससे ज्यादा होगा, तो डिफरेंस हमारा कितना मैंने लिख दिया 80,000। लिमिट कितनी आई मेरे को मालूम नहीं 1 मिनट के लिए, तो मैं लिमिट निकालूंगा। लिमिट कैसे निकालूंगा? 50,000 और 10% ऑफ 1,20,000, ठीक है ना। तो वो कितना आ गया? 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। तो 12,000 और 50,000, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? 50,000 हायर। तो लिमिट और ये डिफरेंस, तो क्या यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे लिमिट या डिफरेंस इज डिफरेंस, अरे यार इसको क्या हो गया इसको, डिफरेंस इज ग्रेटर देन लिमिट, हेंस टैक्सेबल। क्लियर? हेंस टैक्सेबल। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, समझ रहे मेरी बात, अगर उल्टा हो जाता, आपकी लिमिट कम हो जाती, सॉरी आपका जो डिफरेंस है वो कम हो जाता, यहां पे मान लो 80,000 की जगह 8,000 होता डिफरेंस, और लिमिट आपकी आती 50,000, तो टैक्सेबल होता क्या? नहीं, फिर उस केस में टैक्सेबल नहीं होता। तो कंपैरिजन यहां पे आपको लिमिट और डिफरेंस को करना है, और वो लिमिट निकालने के लिए आपको ये मगजमारी करना है 50,000 और 10% ऑफ स्टैम्प एक्चुअल कंसिडरेशन, सॉरी, तो 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और कितना? 50,000, विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में से जो भी क्या है हाइयर है। क्लियर? यस और नो? तो इसको थोड़ा सा अगर केस बड़ा एक चले एक ले लेता है एग्जांपल, बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे रोते ज़्यादा है, ठीक है एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लगेगा यहाँ पे बच्चे को डाउट आ सकते हैं। ले लेता हूँ, अच्छे दिल का आदमी हूँ, क्या करूँ बताओ, यहाँ पे डाउट आते बच्चे को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 8 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन है 8 की जगह मैं बढ़ा देता हूँ अमाउंट को थोड़ा, 80 लाख कर देता हूँ। 80 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन है 75 लैक्स, एक्चुअल कंसिडरेशन है 75 लैक्स, तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 5 लाख का। तो टैक्सेबल कितना होना चाहिए? पूरा 5 लाख। 80 लाख की चीज़ तुमको 75 लाख में दिया, नहीं ऐसा नहीं देखेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या निकालेंगे? डिफरेंस से कुछ नहीं होता, अब क्या निकालेंगे? लिमिट। लिमिट कैसे आएंगी? लिमिट आएंगी 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन जो कि कितना है? 75 लाख, इसका 10% 7.5 लाख, विच एवर इज हायर। बहुत बड़ी रियायत दी है गवर्नमेंट ने ये, विच एवर इज हायर 7.5 लाख, तो लिमिट कितनी आ गई? 7.5 लाख। डिफरेंस कितना है? 5 लाख। टैक्सेबल कितना होगा? निल। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो डिफरेंस इज लेस देन द लिमिट। इफ डिफरेंस इज लेस देन द लिमिट दैट मीन्स नो टैक्स। क्यों सर? क्वेश्चन देखो क्या बोलता है यहाँ सेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी एंड कंसिडरेशन, जो भी डिफरेंस है, if such difference exceeds, so my difference is 5 lakhs, that is not exceeding the limit, exceeds higher of the following 50,000 और 10% of the consideration. Clear? इसलिए मैंने क्या मुझको थोड़ा बड़ा अमाउंट वाला नंबर ले लिया, ये तो तुम्हारे माइंड में कुछ अलग ही सेक्शन बन जाता। क्लियर? चलो
छपाई होंगे, देख लेना भाई, छाप ले अपने को, होगा तुम्हारा हिसाब, बाद में भी कर सकते छपाई तो। क्लियर? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, नहीं तो ऐसे तो कल भी ले लिया रहता था, लेकिन तुमको क्या बोलो, कल लेता था फिर तुम्हारे दिमाग में बैठते नहीं, उल्टा करते तुम लोग। अभी तो कुछ चिल्लर चीज़ें हैं। अब क्या बोलता है, गिफ्ट प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ प्रॉपर्टीज रिसीव्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल, अगर आपको गिफ्ट जो है वो प्रॉपर्टी के जो आपको गिफ्ट में मिल रहा है, स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, कंज्यूमेबल मिल रहा है, स्टोर्स रॉ मटेरियल गिफ्ट में मिल रहा है, तो फिर वो यहाँ पे 56(2)(10) में एप्लीकेबल नहीं होती, फिर वो टैक्सेबल नहीं होंगी। होंगे भी तो पीजीबी पे देखा जाएगा, यहाँ पे कुछ टैक्सेबल नहीं होंगे, सर टैक्सेबल ही नहीं होंगी बेसिकली। यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड अगर आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स गिफ्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल गिफ्ट कर रहा है, वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती, वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी। क्लियर? सम ऑफ मनी इंक्लूड्स नॉट ओनली कैश, मनी के अंदर सिर्फ कैश इंक्लूड नहीं होती है, चेक, ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट, एनएससी दिया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, वो सारे जो है वो मनी को ही फॉर्म करते हैं, भले वो कैश में नहीं है इवन। तो ऐसा नहीं है कि मनी मतलब सिर्फ कैश ही होता है, चेक से मिला, ड्राफ्ट बना के दिया, एफडी दे दिया किसी को अपनी, ठीक है ना, एनएससी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही कवर होती है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द कैपिटल एसेट, जहाँ पे आपने वर्ड प्रॉपर्टी पढ़े, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस पर्पज प्रॉपर्टी मीन्स, इसीलिए वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, वो इसने बोल दिया है कि स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वर्ड आपने पढ़े, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे तभी कवर होंगी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, 56(2)(10) तभी लगेगा आपके हाथ में टैक्स, तभी लगेगा अगर जो वो कैपिटल एसेट होगा। फॉर दिस पर्पज प्रॉपर्टी मीन्स कैपिटल एसेट्स ऑफ द असेसी, नेमली इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, कुछ भी हो सकता है, बुलियन कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी अ कैपिटल एसेट। That property is not a capital asset. That means that property is not covered under 56(2)(10). So for 56(2)(10) गिफ्ट के लिए कवर होने के लिए आपको वो प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सर अगर नहीं है मान लो तो फिर गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा आपके हाथ में, फिर चलेगा, फिर टैक्स नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो बोलती है वो वाली रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोग, मतलब छोड़ नहीं सकते इस पॉइंट्स को। इसको छोड़ा तो फिर लाइफ में जिंगा लाला हो जाएगा एकदम ही। क्लियर? ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी से मिलती है, बेसिकली आपको क्वेश्चन में लिख के दी जाती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है बाय द असेसी, एओ में रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है 50C के हिसाब से। प्लस काम का नहीं। हाँ, ये एक चीज़ हमने पढ़े थे, आपको याद आ रही होंगी थोड़ी सी, 50C में हम नहीं पढ़े थे। कई बार क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है वो एग्रीमेंट डेट और जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है, सेल डेट जिस दिन लगती है, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ाई जाती है, उन दोनों डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हमको कंपैरिजन के लिए कौन सी डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, याद आ रहा है? तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था, अरे याद कर रहे हो, मैं ये सब मार्किंग इसलिए करते रहे तो टाइम पास की, तुम याद कर रहे हो, याद करो। वहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको वहाँ पे बताया था कि भाई साहब अगर जो एग्रीमेंट डेट के पहले या एग्रीमेंट डेट पे या एग्रीमेंट डेट के पहले कोई भी अमाउंट बाय एनी मोड अदर देन कैश, बेरर चेक और क्रॉस चेक, इनको छोड़ के कैश वाले, बेरर चेक, क्रॉस चेक, ऑलवेज रिमेंबर इट कंसिडर्ड एज कैश, चाहे कोई भी सेक्शन में बोले या ना बोले, ठीक है ना। उसके अलावा है अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, कार्ड पेमेंट, ये सारे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होते हैं। तो अगर कोई भी बैंकिंग चैनल के थ्रू, बैंकिंग मोड के थ्रू एक भी रुपए, पार्ट ऑफ द पेमेंट भी चलेगा, एंड दैट पार्ट ऑफ द पेमेंट में भी एक भी रुपए, 2 भी रुपए, बेसिकली पार्ट ऑफ द पेमेंट अगर एग्रीमेंट डेट या एग्रीमेंट डेट के पहले सेलर के अकाउंट में आ जाता है तो फिर आप एग्रीमेंट डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको कहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन डेट की। ये कब बताया था? 50C में, जब नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है तब, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेयर द डेटा ऑफ एग्रीमेंट डेट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बी टेकन एज, इनको कहा जा रहा है बार बार क्या बोल रहा था मैं, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहाँ पे था मैं, and the registration date of transfer, stamp duty value may be taken as the date of agreement of transfer and note that the date of registration such transfer. However, the exception shall apply only in those cases where amount of consideration or part thereof or part has been paid by account pay check, bank draft or through electronic banking
चैनल बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जो मैंने हिंदी में मराठी में बोला था वही आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा आ जाते हैं एक्सेप्शंस आ जाते हैं गिफ्ट के केसेस के, अगर आप देखोगे तो तुम बोलोगे सर ये कहाँ है, अरे बाबा साहब वो एग्रीमेंट है बाबू साहब, सॉरी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बोले तो क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अगर गिफ्ट्स आपको कुछ पर्टिकुलर लोगों से या कुछ जगहों से मिलते हैं तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। मतलब एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय द फॉलोइंग पर्संस आर द आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 56 to 10, मतलब फिर वो टैक्सेबल नहीं होंगे। आपको कोई भी गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिल रहा है, अब तुम बोलोगे रिलेटिव मतलब क्या, तो रिलेटिव मतलब तुम्हारा स्पाउस, आदमी के लिए अगर आदमी एसएसी है तो उसकी बीबी स्पाउस है, बीबी एसएसी है तो उसका आदमी स्पाउस है। ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, आपके जो ब्रदर है सिस्टर है। ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस मतलब अगर लेडीज है तो लेडीज के लिए जो क्या बोलते हैं ननद और देवर, और अगर लड़का है एसएसी इंडिविजुअल, अगर लड़का है एसएसी, अगर लड़का है तो उसका भाई है उसकी बहन, जो भी मतलब सॉरी क्या साला और साली वो भी कवर हो गए इसके अंदर। ब्रदर सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट, चाचा चाची, ईदर ऑफ द पेरेंट मतलब चाचा चाची भी आ गए, मामा मामी भी आ गए, सॉरी चाचा और बुआ आ गई, ठीक है ना, मामा चाचा चाची बोल दिया, चाची भी आती है वैसे, चाचा आ गए बुआ भी आ गई, यानी पप्पा की बहन पप्पा का भाई सब आ गए, मम्मी का भाई मम्मी का सब आ गए, ठीक है। तो क्या रहता तुम्हारा चाचा और बुआ, और दूसरा तुम्हारे मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं मामा और मौसी, वो भी आ गई, ठीक है ना। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ऊपर वाले नीचे वाले मतलब फादर मदर नीचे वाले बच्चे वो भी आ गए। एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, अच्छा तुम्हारी बीबी के बच्चे भी आ गए, तुम्हारे बीबी के पेरेंट्स भी आ गए, सर बीबी के बच्चे अलग हो सकते हैं क्या, हाँ स्टेप वगैरह भी कवर होते हैं इसके अंदर। स्पाउसेस जो भी है भाई इनकी, जैसे चाचा की चाची, मामा का मामी, मौसी का मौसा, और क्या रहते भाई मेरे को नहीं आता है, मजाक करो, इजी है बहुत सिंपल है। एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ इंडिविजुअल, मेरी स्पाउस, ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, क्लियर, मेरा भाई मेरी बहन, मेरे बीबी का भाई बीबी की बहन, ठीक है, इनके सब आगे कौन हस्बैंड वाइफ जो भी है आगे, क्लियर। बच्चों की बीबी भी आ गई, अच्छा क्लियर हो गया। अब पप्पा का भाई, मम्मी का भाई मामा, पप्पा की बहन, मम्मी की बहन मौसी, उनके हस्बैंड भी आ गए, सिंपल है ना। बीबी भाई बहन, बीबी का भाई बीबी की बहन, उनके घर वाले सब आ गए, मेरे बच्चे उनकी बीबियाँ, ठीक है ना। पप्पा मम्मी, पप्पा का भाई चाचा, पप्पा की बहन बुआ, मम्मी का भाई मामा, मम्मी की बहन मौसी, उनके हस्बैंड वाइफ जो भी, खत्म। फैमिली, क्लियर। ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिल रहा है, अच्छा ये मैरिज ही याद रखना, सिर्फ मैरिज, कोई अगर तुम्हारे को कोई एनिवर्सरी पे मिल रहा है तो गिफ्ट टैक्सेबल होंगे, मैरिज पे मिल रहे हैं तो पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, बिल वगैरह में मिल रहे हैं इनहेरिटेंस में चलेगा, कंटेम्पलेशन मरने वाला है आदमी उसके पहले तुमको देके जा रहा चलेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई फंड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन एनी ट्रस्ट रेफर टू 2023C वो लिखा रहेगा, वो भी नहीं टैक्सेबल होगा। फिर एनी फंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन वो भी कवर्ड है। ट्रस्ट फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 एज चैरिटेबल रजिस्टर से मिल रहा है तो भी नहीं होगा। स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती है कि वो सबके लिए बोला है ये। फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड स्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, और HUF के पार्टीशन में मिल रहा है, टोटल या पार्शियल पार्टीशन में मिल रहा है मेंबर्स को तो टैक्सेबल नहीं होगा, देख लो लिखा है यहाँ पे, बाद में पूछते एसेट रिसीव्ड बाय अमेलगमेटेड, थोड़े ज़्यादा पॉइंट जान मुझ के लिख के दिया, अब क्योंकि बच्चे पूछते रहते अरे वो सब वही है हमारे ये 47 वाले हैं जो कवर होते हैं। क्लियर क्लियर। If member of HUF converts his separate property into property belonging to family, otherwise than for adequate consideration, the income derived from converted shall be deemed to be arise to individual not the family। कई बार क्या होता है if a member of HUF converts his अगर मेरी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है मैंने उसको फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया
इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करा तो उसकी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगी, फैमिली के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी, क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्लियर? इसको क्लबिंग में भी देख लेंगे। क्लियर हो गया? तो दीज आर ऑल अबाउट व्हाट अदर सोर्सेज, गिफ्ट सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, अच्छा लगा हो। यहाँ पे अदर सोर्सेज खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे मेरे को लगता नहीं कुछ दिक्कत होनी चाहिए। सर ये याद करना है क्या, 2 बार 3 बार रीड करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, बस रट्टा मत लगाना, लेकिन 2-3 बार रीड कर लेना, 4 बार तो भी करो ले कम से कम, 4 बार, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, नीचे तुम्हारा भाई पढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल। और आज छुट्टी ना हो इसीलिए मैंने ये डाल दिया है ताकि आप लोगों को टाइम भी वेस्ट ना हो और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नॉर्मल। बाय बाय।